अली, आलिया और नासिर तीनों स्टोर रूम में थे। नासिर ने कहा, सर हम हमला कर सकते थे, लेकिन खेल बिल्कुल ही बिगड़ जाता। ऐसा लगता है कि हमलावर हमें सिर्फ डराना चाहते हों, निशाना लेकर नहीं मार रहे। आपका एक चौकीदार जरा आगे निकल कर देख रहा था तो इत्तेफाक से एक गोली उसके बाजू में लगी है। आपके लंबे कद के साथी को वो उठा कर ले गए हैं। शायद कुछ बंदों को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। अली ने कहा, तुमने ठीक किया। मुकाबला करोगे भी तो कब तक? वो बाहर हैं, असलहा भी ज्यादा होगा। छुपे रहो। वैसे क्या ये जगह महफूज है? नासिर ने कहा, नहीं, 1 मिनट। उसने एक बटन दबाया और एक और कमरे का दरवाजा खुला। उसने कहा, अंदर चलें। अली और आलिया अंदर आ गए। आलिया खौफजदा अंदाज में बोली, क्या वो लोग शाहिद को ले गए हैं? अली ने कहा, लगता तो ऐसा ही है। अल्लाह वली की हिफाजत करे। अरशद और असलम ने ये आवाजें सुनी ही होंगी और वो मजीद सिक्योरिटी के साथ आ रहे होंगे। और हुआ भी यही। कदमों की आवाजें जब करीब से करीब तर होती जा रही थीं तो अचानक पुलिस सायरन गूंजा। उसके साथ ही महसूस हुआ जैसे कुछ लोग पलट कर भाग रहे हों। अली को वली की फिक्र थी और ये परेशानी भी थी कि अरशद भाई को उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट का इल्म हो जाएगा। बस यही एक वक्त था मुनासिब इंतजाम का। अली ने नासिर को अलग बुलवाया और कहा, तुम गायब हो जाओ और जिस जिसकी भी मदद करने का कहा गया था उससे कह देना अब तुम्हारी मजीद मदद करना मुमकिन नहीं। नासिर थोड़ी ही देर में नजरों से ओझल हो गया। आलिया अभी तक शौक में थी। कुछ देर में उन्हें एहसास हुआ कि नासिर वहां नहीं है। उसने अली से कहा, वो चौकीदार कहाँ गया? अली ने बात बनाई, बोला, पता नहीं, अभी तो यही था। आलिया कुछ सोचते हुए बोली, जरूर वो हमारी हिफाजत के लिए यहाँ भेजा गया है। शायद उन्हें भी हेडक्वार्टर से कुछ अहकामात मिले थे। अली ने कहा, अगर वो खुद चला गया है तो बेहतर है, ये बात हम खुद किसी को न बताएं। वो कुछ देर सोचती रही, फिर सर हिला दिया। अचानक अली ने अरशद भाई की आवाज सुनी। वो आलिया को लेकर फौरन बाहर आ गया। अरशद भाई उन्हें देखते हुए बोले, शुक्र है खुदा का। शाहिद कहाँ है? तुम लोग कहाँ छुपे थे? आलिया ने कहा, हमें कुछ नहीं मालूम। गोलियों की आवाज सुनकर एक चौकीदार हमें स्टोर रूम में ले आया था। अरशद भाई बोले, ओह, और ये शाहिद कहाँ है? और फिर उसको हर जगह ढूंढा गया। आखिरकार एक बेहोश चौकीदार ने होश में आकर बताया कि कुछ लोग पकड़कर उसे ले गए हैं। वली की तलाश शुरू हुई तो वो एक बाथरूम में जख्मी हालत में छुपा हुआ था, मगर जिन खून के कतरों का पीछा करते हुए अली वली तक पहुंचा था वो बता रहे थे कि हमला आवर वली को ढूंढना ही नहीं चाहते थे। हस्बे आदत अली खामोश ही रहा। वली को नजदीक कैंट अस्पताल पहुंचा दिया गया। रेस्ट हाउस पूरा गोलियों से छिदा हुआ था। छतों पर, दीवारों के ऊपरी किनारों पर गोलियों के निशानात थे। पूरे गेस्ट हाउस में सन्नाटे का राज था। सारी टीम ही कुछ न कुछ सोच रही थी। बस अंदाज़े फिक्र का फर्क था। जब अपने लोग भी नाला हों तो दुश्मन को पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। घर के चूहों को पकड़ना अक्सर जंगल के शेरों को मारने से ज्यादा मुश्किल होता है, खुसूसन उस वक्त जब आपके हाथ में भारी भारी बंदूकें हों। जब तक आप एक ही हथियार से हर दुश्मन को मारने का सोचते हैं, सिर्फ खून खराबा ही होता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि घर के उस चूहे के लिए बहुत एहतियात से उसकी गुजरगाहों पर चूहेदान लगा दिया जाए, ताकि असलहे के इस्तेमाल से घर बर्बाद भी ना हो और कतरता, काटता और घरों की चीजों को पलीद करता चूहा भी पकड़ा जाए। नासिर की बात अली को ठीक लगी कि हमलावर किसी को मारने नहीं आए थे। शाहिद की तलाश में एफसी की बेशुमार नफरी निकल खड़ी हुई, मगर शाम तक शाहिद का कोई सुराग न मिल सका। साथ आया हुआ कैमरामैन बहुत खामोश था, मगर बेतहाशा वहशत उसके चेहरे पर नहीं थी। अरशद भाई गैर मामूली आसाब के मालिक थे। उनका चेहरा पुरसुकून था। शाम की चाय आई तो वो बोले, देखो, हम फौजियों का काम ही लड़ना मरना है। शाहिद ये बात जानता था कि हमारा काम है कि मिशन को पूरा करें। अरशद भाई पुरसुकून लहजे में बोले। आलिया ने पूछा, उसको अगवा करने का मकसद क्या हो सकता है? अरशद भाई ने कहा, हमारी असलियत उगलवाना। जब उन्हें अली के फोन में कुछ नहीं मिला तो वो हमारे एक बंदे को जिंदा पकड़ कर ले गए। आलिया ने कहा, यानी हम पूरी तरह एक्सपोज हो गए? अरशद भाई सख्त लहजे में बोले, नहीं, शाहिद ये बात अच्छी तरह जानता है कि जब तक वो असल बात नहीं बताएगा तब तक वो जिंदा रहेगा। अली कुछ और ही सोच रहा था। वो बोला, और अगर हम एक्सपोज हो भी गए तब भी हम इंटरव्यू जरूर करेंगे। लोगों के लहजे बहुत कुछ बताते हैं। बहुत ज्यादा मोहतात होने वाले कोई एक बहुत बड़ी गलती जरूर करते हैं। अरशद भाई ने कहा, तो ठीक है, फिर चलते हैं इंटरव्यू करने। रात मुजरिम के जमीर की तरह तारीक थी। सोच के जावियों की बात है, कुछ के लिए यहाँ की रातें पुरहौल सन्नाटा थीं और कुछ के लिए पुरसुकून तन्हाई। रात के जागते मुहाफिजों के लिए ये अंधेरे गनीमत बन जाते हैं। तुर्बत के छोटे से अस्पताल का सहन तारीकी में डूबा हुआ था और उसी अंधेरे में मदगम कोई काला चुस्त लिबास पहने साए की तरह दीवार से चिपका आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। एक खिड़की के पास पहुंचकर उसने अपनी कमर से बांधा हुआ थैला खोलकर एक सिलेंडर निकाला और उसकी नलकी को अस्पताल की एक खिड़की के अंदर डालकर सिलेंडर के वॉल को घुमाया। थोड़ी देर घड़ी देखने के बाद उसने उस वॉल को बंद कर दिया।
अपने सर पर निकाब डाल लिया जिसमें शायद गैस मास्क भी लगा हुआ था। वो ऐसे ही चलता हुआ वली के बिस्तर तक आया। उसके बाजू में एक सिरिंज लगाकर आधा सयाल उसके बाजू में उतार दिया और फिर घड़ी देखने लगा। हॉस्पिटल में सन्नाटा था। मरीज और स्टाफ सभी सो रहे थे। लाइट बहुत मध्यम थी या कर दी गई थी। वली को जुम्बिश करता देखकर वो बोला, वली उठो। वली हड़बड़ा कर उठ बैठा। सर आप? उसका हाथ जख्मी जरूर था लेकिन वो SSG का कमांडो था। एक गोली से उसके जिस्म का निजाम मुतासिर नहीं हो सकता था। निकाबपोश ने कहा, खामोशी से निकल चलो। उसने इधर उधर देखा। वली उठ गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा जिसको उसने थोड़ी देर पहले सर कहा था। अब वो शिकार करते उकाब की तरह चौकन्ना था। दोनों एक गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी के शीशे भी काले थे। वली ने पूछा, सर ये सब डॉक्टर और अमला सो क्यों रहा है? ड्राइव करने वाले शख्स ने वली से कहा, अरे अहमक, ये सब मेरा कमाल था। बहरहाल हम लेट हो गए हैं। सहाफी टीम की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मैं अकेला अब नाकाफी हूँ। क्या तुम ड्राइव कर सकते हो? वली हंसकर बोला, सर एक गोली से तो मुझे सिर्फ गुदगुदी हुई है। मुझे अंदाजा था कि आप मुझसे जरूर राब्ता करेंगे, इसलिए लेटा रहा। वो बोला, शाबाश, वक्त कम है। मैं कल पंजगूर जा रहा हूँ और पीछे ही रहूंगा। मुझे अंदाजा है कि अब मेरे पीछे कोई होगा। वली ने कहा, तो क्या अब मैं उसके पीछे चलूंगा? ड्राइवर ने कहा, नहीं, ऐसे तो उसे शक हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि उस पीछे वाले से भिड़ जाऊं। तुम सबसे आगे चलो और हमेशा मेरा सिग्नल मिलने पर 20 किलोमीटर आगे चले जाना। और जब मैं उससे भिड़ जाऊं जो मेरा पीछा कर रहा है तो तुम मेरा इशारा पाते ही सहाफी टीम का पीछा करना। वली ने कहा, सर आपको कुछ हो गया तो? वो बोला, तो भी पीछा करना ज्यादा जरूरी है। वली ने कहा, और आपका सिग्नल ज्यादा देर तक ना मिला तो? वो बोला, तो अपने दिमाग से भी कुछ सोच लेना। वली ने कहा, एक आसानी कर दें, गाड़ी ऑटोमेटिक हो। वो बोला, ऑटोमेटिक ही है। इतने में उनकी गाड़ी एक पुराने मकान में दाखिल हो गई। वहां एक पुरानी सिंगल कैबिन खड़ी थी। कैबिन के पीछे कुछ LPG सिलेंडर रखे हुए थे। वली ने गाड़ी को चारों तरफ से देखते हुए कहा, सर ये गाड़ी तो ठीक है लेकिन मिशन पर LPG सिलेंडर रखना तो अपने लिए बॉम्ब प्लांट करने के बराबर है। एक गोली लगी और ठुस। ड्राइवर बोला, वली LPG ले जाना खुदकुशी है। ये बात तो सभी सोचते हैं। इसका मतलब है कि तुम पर शक नहीं किया जाएगा। वली ने कहा, जैसे आप कहें सर। ड्राइवर मुस्कुराया, बोला, अरे अहमक, ये सब खाली हैं और इनकी चादर मोटी है, पीछे से गोली नहीं लग सकेगी। वली ने गर्मजोशी से कहा, बस समझे काम हो गया। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ गया। राजू ने रात को पैकेट उठाया। आसपास देखा, कोई भी नहीं था। वो अब हवाओं में उड़ रहा था। न सिर्फ ये कि उसको बराह रास्त सबसे सीनियर आदमी के साथ काम करने का मौका मिल गया था, बल्कि वो तहजीब जहां एक कम जात आदमी एक बड़ी जात के आदमी से थोड़ी छोटी गाली सुनने को अपनी इज्जत अफजाई समझता है, वहां अमित उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। वो उस वक्त अपने आप को सबसे ज़हीन आदमी समझ रहा था। इस सेफ हाउस में उसके साथ होने वाली बदतमीजी वो इसलिए बर्दाश्त कर लेता था कि एक तो वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था, दूसरा ये कि अछूत पैदा ही पांव से हुआ है। बरसों पहले के आबावजदाद की अछूत पैदाइश उसकी जिंदगी का न तब्दील होने वाला अलमिया था। रात दिन उसे एक नौकर से लेकर बावर्ची तक सब कुछ बना दिया जाता। आजकल जब इस मुल्क की एजेंसी हाई अलर्ट पर थी, सेफ हाउस में अक्सर लोगों को वापस भिजवा दिया गया था, जब भी अक्सर काम राजू को करने पड़ते थे। राजू अब यही चीज अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वो ये पैकेट रख कर अभी अंदर दाखिल ही हुआ था कि फरीद की आवाज आई, कहाँ चले गए थे तुम? राजू ने कहा, बस बाहर का चक्कर लगाता हूँ खाना खाने के बाद। फरीद ने कहा, मेरी मेज पर कुछ रिपोर्टें पड़ी हैं, उन्हें उठाकर मेरे कमरे में रख दो। राजू पलट गया, रिपोर्टें उठाई, कमरे में ले गया और कोई मुनासिब जगह तलाश करने लगा। एक जगह एक नीम तारीख तस्वीर लटकी हुई थी। उसका फ्रेम मोटा था, वहां वो बटन चिपकाया जा सकता था। वो ये सब करके पलटा ही था कि पीछे फरीद को खड़ा देखा। फरीद चिल्लाया, क्या कर रहे थे तुम? राजू ने कहा, सर मैं ये सोच रहा था कि कल ये सारे फ्रेम भी साफ करवा दूं। फरीद बोला, ठीक है, अब यहां से दफा हो जाओ। राजू कमरे से निकलते हुए बड़बड़ाया, दफा तो तुम होगे। उसने गाड़ी के नीचे भी एक बटन चिपका दिया। राजू का काम हो चुका था। आज उसकी रात एक बोतल के साथ बसर हुई, नीम बेहोशी की हालत में। आलिया चाय के बाद अपने कमरे में आ गई। शायद ये किसी को भी मालूम नहीं था कि आलिया के बैग में एक और फोन भी था। उन्होंने उसको खोलकर कॉल मिलाई, पूछा, क्या राब्ता महफूज है? आवाज आई, गो अहेड। वो बोली, आज हम पर हमले में अली को एक शख्स मिला था जिसके बारे में अली ने अरशद को नहीं बताया। आवाज आई, और कुछ? बोली, शाहिद लापता है लेकिन हम लोग आ गए हैं। कहा गया तुम्हारा मसला नहीं है। वो बोली, और कोई इंस्ट्रक्शन? आवाज आई, सब पर नजर रखो और कान खुले रखना। फोन बंद हो गया। आलिया ने फोन बंद किया ही था कि आहट महसूस हुई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई कान लगाकर कुछ सुन रहा हो। फोन का बंद होना भी शक में डाल रहा था।
उमूमन बात मुकम्मल होने पर तवील हिदायत मिलती थी। यूं लगता था जैसे फोन सुनने वाले को इल्म हो गया था कि कोई उसे सुन रहा है। आलिया ने बर्क रफ्तारी से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। वो स्कार्फ पहनकर बाहर आई। अली दूर टहलता हुआ नजर आया। वो उसकी जानिब बढ़ गई। वो अली के पास आकर बोली, रत जगह की आदत है या आजकल के हालात का असर? अली मुस्कुराया, बोला, वाह, आप तो शायरा निकली। वो बोली, तुम कोई भी जवाब पूरा नहीं देते। अली ने कहा, आप दरअसल पूछना कुछ और चाहती हैं, वो पूछें, जवाब दूंगा। वो बोली, कुछ पूछना चाहती हूँ मैं। अली ने कहा, यही कि मेरे दरवाजे पर कोई था तो नहीं? वो बोली, ओह, तो क्या तुमने किसी को देखा? अली ने कहा, आप पहले तो ये शक करें कि शायद मैं ही हूँगा। बोली, हाँ, तो क्या तुम थे? वो बोला, हो भी सकता हूँ। आलिया ने कहा, सीधी तरह जवाब दो। वो बोला, आलिया, कोई था तो जरूर, मगर जब मैंने उसे देखा तो वो भाग रहा था और इतनी दूर था कि पकड़ने का सवाल ही नहीं था। आलिया ने पूछा, किस तरफ गया? वो बोला, आप उस इमारत के पीछे चली जाएं, वो चाय लिए आपका इंतजार कर रहा होगा। पूछा, क्या मतलब? अली ने कहा, क्यों वक्त जाया कर रही हैं? आलिया ने कहा, इतना खुलकर बात कर रहे हो तो मैं कुछ पूछूं? अली ने शायराना अंदाज में कहा, इरशाद। आलिया ने कहा, वो कौन चौकीदार था जिसके मुताल्लिक तुमने अरशद भाई को बताना पसंद नहीं किया? अली ने कहा, सच बता दूं? बोली, जरूर। कहा, मैंने पिछली रिपोर्ट लिखते हुए कुछ लोगों से मदद मांगी थी, अब भी मांगी है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों की अपनी सिक्योरिटी में इतने सुकुम हैं कि यहाँ के लोगों की हिफाजत लेनी जरूरी है। वो बोली, तो वो चला क्यों गया? अली ने कहा, क्योंकि आप लोगों में गद्दार इतने बढ़ गए हैं कि जिस चीज़ का एजेंसी को पता चल गया, बाहर भी चल गया। आलिया उसके जवाब से मुतमईन नहीं हुई। उसके बाद आलिया कुछ देर इधर उधर की बातें करती रही, फिर चली गई। ये फौजी लोग या तो सीधा मुद्दा बयान करते हैं या उतनी जल्दी इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। अली जैसे लोगों के लिए इस अचानक तब्दीली में छुपे शक को महसूस करना बहुत आसान था। इससे अच्छी एक्टिंग तो आयशा करती है जब उसको नाराज हो के भी न बताना हो कि वो नाराज है। अली इन्हीं सोचों में टहलता हुआ कमरे तक आया और आयशा को मैसेज किया। अली ने लिखा, कैसी हो? आज मैंने एक औरत की जान बचाई। वो बोली, और इस बात पर आज एक औरत ही तुम्हें जान से मार देगी? वो बोला, अभी कहाँ हूँ? आयशा ने उसकी नकल उतारी। बोली, एक मिशन पर हूँ, बता नहीं सकती। वो बोला, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अली ने भी जवाबन नकल उतारी। वो बोली, कैसे हो? अली ने कहा, अभी कुछ कह नहीं सकता। बोली, क्या कह सकते हो आखिर तुम? उसने कहा, यही कि मौत से पहले अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा याद आती है। वो बोली, अब ऐसा कुछ कह दो तो गुस्सा वगैरह सब गायब। उसने कहा, यानी अब आप गुस्से में नहीं हैं? वो बोली, ज्यादा परेशान होगे तो आप कहोगे। आयशा ने उसकी फिर नकल उतारी। वो बोला, अरे आज तो अच्छे मूड में हो माशाल्लाह। वो बोली, हाँ, आजकल आहद गाड़ी आहिस्ता चला रहा है ना, अब इससे तुम कुछ समझ गए होगे, है ना? अली ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ पूछना चाह रहा था पता चल गया। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे दो राहे पर ले आती है जहां से एक तीसरा रास्ता खुद बनाना होता है। वो तीसरा रास्ता खा कितना ही दुश्वार गुजार और तवील हो, मगर उसे क्योंकि आपने खुद बनाया होता है इसलिए आप मुतमईन होते हैं। कांटे, झाड़ियां, दरिया, चाहे आपको सब कुछ मिले मगर आपको इस बात की खुशी होती है कि इस राह पर कम से कम वो लोग नहीं हैं जो आपको इस दो राहे से आगे मिलने वाले थे। यही नफरत कांटों को कुदरत का शाहकार, झाड़ियों को माहौल दोस्त, जानवरों को मासूम और बिफरे दरिया को हसीन बना देती है। उस जगह के अक्सर बाशिंदे शायद एक दो राहे पर खड़े तंग आकर अब एक तीसरा रास्ता बना रहे थे। फिर अचानक मुखालिफ समत से कुछ आवाजें आईं। उन आवाजों में बज़ाहिर एक मरहम था जो जख्मों की तकलीफ को कम कर रहा था, मगर तड़पते हुए लोग ये नहीं जानते थे कि इस मरहम के मुस्तकिल इस्तेमाल से जिस्म गलना शुरू हो जाता है। अब अपना ही जिस्म काट देना भी सख्त नुकसानदेह था और न काटने पर मजीद गलने का डर भी। ऐसी सूरत में एक मसीहा ने दूर उसी दोराहे से पुकारना शुरू किया कि वापस आ जाओ, एक इलाज है, तकलीफ दे मगर देर पा। कुछ लोग पलट भी गए थे मगर अक्सर लोगों का शिकवा बजा था कि 2 नस्लों की बर्बादी के बाद ही मसीहा को इलाज क्यों मिला। मगर ज़मीर अंदर से चीख रहा था कि इस शिकायत के बावजूद 2 नस्लें मजीद बर्बाद कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। पत्थरों की पूजा करने वालों की दोस्ती भी दिलों को पत्थर बना दिया करती है। आओ नूर की तरफ। अली रिपोर्ट में कुछ लिखते लिखते रुक गया। सामने देखा तो पहाड़ों के पीछे से एक कलानुमा इमारत सहराओं में जिंदगी की अलामत बनी खड़ी थी। अली सोच रहा था कि शाहिद के अगवा और वली के जख्मों को भूलकर अब अरशद भाई मिशन की तकमील में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। वाकई बहुत पहाड़ जैसा दिल था उनका भी। हस्ब रिवायत पुलिस और FC को किले के बाहर रोक लिया गया। ऐसा लगता था कि यहाँ हर सरदार का किला एक अलग हुकूमत चला रहा हो, या ये कि ये लोग अब खुद पर भी एतबार करना भूल गए थे। लजीज नाश्ता पेश किया गया और सबने ही सैर होकर खाया। बस अली और आलिया कम खा रहे थे। शायद वो दोनों ही वली या शाहिद या दोनों के बारे में सोच रहे थे।
अली ने अंदाजा लगाया कि उन पर होने वाले हमले की इत्तला यहाँ नहीं थी, या कम से कम ये हमला उन लोगों की तरफ से नहीं हुआ था। सरदार से बातें हुई। आखिर में अली ने सरदार से पूछा, क्या मसीहा ध्यान न दे तो हर शय पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देना दुरुस्त है? सरदार ने कहा, यह तो वही बता सकेगा जो जख्मी होकर तड़प रहा हो। शदीद तकलीफ लोगों को पागल कर देती है। अली ने कहा, कभी कभी तकलीफ का एहसास दिलाने से भी तकलीफ का एहसास बढ़ जाया करता है। सरदार ने कहा, हाँ, तकलीफ का एहसास कम हो या ज्यादा, एक हकीकत से तो आप इनकार नहीं कर सकते। अली ने पूछा, वो क्या? सरदार ने कहा, ये कि जख्म है। अली ने कहा, दुरुस्त। सरदार चेहरा फेरते हुए बोला, गैस जहां से निकाली जा रही है वहीं नापैद है। पानी का दरिया रास्ते में ही सुखा दिया जाता है। बिजली सिर्फ खरीदे हुए जनरेटर से आती है, फल और सब्जियां मयसर नहीं। ऐसी शदीद भूख में आप इंसानियत की उम्मीद क्यों रखते हैं? अली का कलम चल रहा था। वो बोला, कहते रहिए। सरदार ने कहा, सड़क कहते हैं हमारे लिए बनाई है, मगर सड़क बनाने वाले मजदूर तक बाहर से लाए जाते हैं। इस सड़क पर चुंगी बनाई गई है, लेकिन उसका ठेकेदार बाहर से आया है। अली ने मुस्कुराकर कहा, बाहर से मुराद पाकिस्तान से बाहर से? सरदार ने कहा, नहीं, इन संगलाख चट्टानों से बाहर बहते दरियाओं की सरजमीन से। अली ने कहा, अगर आप ये असलहा बेचकर इसी लंबी सड़क पर अपने जायकेदार सज्जी बेचना शुरू कर दें तो बहुत फायदा होगा। सरदार ने कहा, कहना क्या चाहते हो? अली ने कहा, यही कि हर मुस्बत सोच मौका खुद ढूंढ लेती है। सरदार ने कहा, खुलकर कहो। अली ने कहा, पहली बार आपसे मिलने का मौका मिला है। सुना है आप लोग एहसान का बदला अपनी दोस्ती की सूरत में देते हैं। सरदार ने रोबदार आवाज में कहा, जान देते हैं इसके लिए। अली ने कहा, चलें, अनकरीब मैं आपके कुछ काम आऊंगा। आपको फिर मुझे अपना भाई समझना होगा। फिर सब उठ गए। अरशद भाई ने मानी खेज अंदाज में अली की जानिब देखा। जाते जाते अली ने चुपके से कागज पर कुछ लिख कर सरदार को दिया, जिस पर अली की भरपूर कोशिश के बावजूद अरशद भाई की नजर पड़ गई, लेकिन वो नजरअंदाज कर गए। अरशद भाई ने अली की तरफ देखते हुए कहा, क्या ख्याल है? अली कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, ये आदमी मुश्तबा तो है लेकिन गद्दार नहीं। अरशद भाई ने कहा, यह फलसफा मेरी समझ में नहीं आया। आलिया ने कहा, क्या इसी ने हम पर हमला नहीं करवाया था? अली ने कहा, यह तो अरशद भाई ही बेहतर बता सकते हैं, ये काम मेरा नहीं है। अरशद भाई ने ठोस लहजे में कहा, मुझे तो यकीन है कि वो इसी के लोग थे, इसलिए मैं सोचता हूं कि हम जिसे ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया। अली ने कहा, ये बताएं कि क्या वो एक ही सरदार होगा या सरहद पार से आने वाला किसी और के पास भी रुक सकता है? अरशद भाई बोले, शक तो चारों पर ही है अली, और ये नुक्ता भी अच्छा है कि एक ही क्यों, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर उनका कले से वापसी का सफर शुरू हो गया।